हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन, 3 आइडेंटिकल, इस पे ध्यान देना। कॉइल C1 C2 C3 आर क्लोजली प्लेस्ड सच दैट दे शेयर अ कॉमन एक्सेस। C2 एग्जैक्टली मिडवे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। C1 कैरीज अ करंट I एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड C2 कैरीज अ करंट I क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू C2, ये इंड्यूस्ड करंट है, विल बी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन व्हेन, 4 चॉइस रखे हैं। ठीक है, सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम 3 लूप बना लें और तीनों की एक्सेस सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम, ऐसे। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है और ये C2 है और ये C3 है। ये सेपरेशन अगर x है तो ये सेपरेशन भी x है, क्योंकि मिड में रखी है। आइडेंटिकल है तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, तीनों की रेडियस बराबर है। ठीक है, मान लो कि एक ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, आप कहीं से भी देख सकते हो, इधर से कहीं से भी। मान लो मैंने यहां से देख रहा हूं, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, इस ऑब्जर्वर को इसमें करंट दिखाई दे रही है, कैसी? C1 में कैरीज अ करंट I एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस ऑब्जर्वर को इसमें जो करंट है तो मैग्नीट्यूड में I, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई दे रही है। एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन, I की डायरेक्शन, और इसमें करंट की डायरेक्शन है आपकी C3 में क्लॉकवाइज, तो इसमें क्लॉकवाइज करंट है आपकी, इस ऑब्जर्वर को दिखाई दे रही है। लाइट कर लिया ऐसा। पहले थोड़ी सी एक बात समझिए, जानते हो जब क्लॉकवाइज करंट हमें दिखाई देती है तो उसमें साउथ पोल बनता है। जैसे मैं इधर से देख रहा हूं और क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रही है मेरे को, तो साउथ पोल कंसीडर करेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देती है तो नॉर्थ पोल बनता है। और इसमें डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की थंब को घुमाते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। और इसमें निकालेंगे तो करंट की डायरेक्शन में अगर अपने राइट हैंड की फिंगर को घुमाएं तो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। अच्छा, और एक बात हमें और पता होनी चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो नॉर्थ से लीव करता है और साउथ में एंटर करता है, और अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है। तो हमें बाहर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से लीव करेगा और साउथ में एंटर करेगा, जो कि इसमें भी हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड साउथ में एंटर कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में लीव कर रहा है, बाहर की तरफ है, और इसमें एंटर कर रहा है। ये 2-3 पॉइंट हमें आपको पता होने चाहिए। चलो आते हैं क्वेश्चन पर। अब जरा सोच के बताइए, यहाँ से इसको करंट कैसे दिखाई दे रही है? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, तो ये कौन सा पोल होगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखे तो नॉर्थ पोल बनता है, तो इस वाले व्यक्ति को ये नॉर्थ दिखेगा, ये साउथ दिखेगा। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ से लीव करती है, तो इसकी वजह से इस जगह पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएं तो ऐसे आएगी V1, बिल्कुल ठीक। ये C1 की वजह से है, और C3 की वजह से अगर हम यहां से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो यहां पे कौन सा पोल बनेगा? साउथ। क्लॉकवाइज करंट दिखती है तो साउथ पोल बनता है, तो ये नॉर्थ होगा। तो इसकी वजह से इस जगह पे आप डायरेक्शन दिखाओगे इस वाले पॉइंट पर, ड्यू टू दिस, तो नॉर्थ से अवे होता है, तो ये नॉर्थ पोल है, तो ऐसे आएगा। ये B2 हो गया। लेकिन इनिशियली दोनों में करंट सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, आइडेंटिकल भी है, तो भाई जो लूप की एक्सेस पर, ये लूप है और इसकी एक्सेस पर इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो μ0/4π 2πi रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब x सेम है, रेडियस सेम है, करंट सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों सेम होंगे इनिशियली, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली 0 है। ये इनिशियली है, इस पे ध्यान दो अभी। ठीक है, तो इस लूप C2 से लिंक करने वाला नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है इनिशियली। ठीक, ये तो ये है। अब वो चाहता क्या है? वो चाहता ये है कि इस ऑब्जर्वर को इसमें जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो C2 में वो क्लॉकवाइज दिखाई दे। तो उसके लिए क्या चॉइस हो सकती हैं? 4 जो रखी हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली चॉइस से, एक एक करके चॉइस पढ़नी पड़ेगी। देखें, C1 मूव अवे फ्रॉम C2 एंड C3 मूव टूवर्ड C2। अगर C1 को मूव कराएं अवे, तो इसे मूव करा रहे हो आप ऐसे। ठीक है, इसके ऐसे मूव कराने से देखो C2 तो फिक्स है, C1 जब दूर जाएगा तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है x बढ़ेगा, तो इसके दूर जाने से x बढ़ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड B1 घट रहा है, तो B1 घट रहा है भाई, B1 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, B1 डिक्रीज हो रहा है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि C3
पास आ रहा है तो C3 ऐसे मूव कर रहा है, C3 मूव टूवर्ड C2, तो ऐसे मूव करा तो x इसका घट रहा है, x घटेगा तो b बढ़ेगा, तो इसका b बढ़ रहा है, दैट मीन्स B2 बढ़ रहा है ना। तो B2 यहाँ लिख देते हैं, B2 इंक्रीज हो रहा है। तो आपको नहीं लगता इनिशियली दोनों बराबर थे, लेकिन अब B1 घट गया है और B2 बढ़ गया है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, B2 ज़्यादा है B1 से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B2 जैसा होगा, तो ऐसे आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड B2 B नेट ऐसे। और ये इंक्रीज हुआ है क्योंकि पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 था, अब ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से लिंक करने वाला इंक्रीज हुआ है। अब इंड्यूज करंट लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस प्रकार डेवलप होगा कि उस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगा, तो वो अपना इंड्यूज करंट, अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगाएगी कि इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाना चाहेगी, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसे लगाएगी बेटा, घटाने के लिए बढ़ रहा है ना, तो उसका घटाने का अपोज करेगी, तो ऐसे लगाएगी, ये बी इंड्यूस्ड है। और इंड्यूज मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे डेवलप हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये यहाँ पे नॉर्थ दिखना चाहिए, यहाँ पे साउथ दिखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंड्यूज मैग्नेटिक फील्ड से देखना आप, इससे ऐसे ऐसा दिखाई देना चाहिए। और अगर ये नॉर्थ से लीव करेगा ऐसे और साउथ में एंटर करेगा, तभी तो यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ साउथ पोल बनाया मैंने। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा आपकी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से अवे होती है, तो नॉर्थ से अवे ऐसे आएगी। तो इधर से जो व्यक्ति देख रहा होगा ऐसे नॉर्थ पोल, दैट मीन्स इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगी। इंड्यूस करंट कैसे दिखाई देगी? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल बना ना, और नॉर्थ पोल बनता है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होती है, इसलिए यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी। और हमें चाहिए कैसी? क्लॉकवाइज C2 में, तो ये चॉइस तो गलत हो गई, ए वाली। समझ में आई होगी? हाँ सर। अब चलते हैं दूसरे वाले पर। C1 C3 मूव विद इक्वल स्पीड अवे फ्रॉम C2। C1 को भी दूर चलाया गया, थोड़ा सा समय लूँगा, समझा दूंगा। पर ये C2 है, ये C3 है, ये C1 है। अब C1 और C2 C3 दोनों ही को इक्वल स्पीड से अवे मूव करा रहे हैं, ये भी ऐसे चल रहा है और ये भी ऐसे चल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इक्वल स्पीड से चल रहे हैं। तो जानते हो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था अभी भी डायरेक्शन तो ऐसी रहेगी, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी, लेकिन दूर जाने की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड इसका घटेगा उतना ही इसका घटेगा, स्पीड बराबर है। तो ये भी दूर जा रहा है, दूर जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होगा, और ये भी दूर जा रहा है तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होगा, लेकिन बराबर बराबर घटेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अभी भी जीरो ही रहेगा, और जीरो ही रहा तो फ्लक्स में चेंज ही नहीं आ रहा, पहले भी जीरो था अभी भी जीरो है, तो इंड्यूज करंट ही डेवलप नहीं होगा भैया। इसमें तो कोई इंड्यूज करंट डेवलप होगा ही नहीं, इसमें जो इंड्यूज करंट है वो जीरो रहेगा, डेवलप ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अभी ऐसे ही अगर इसमें चले जाएं C1 C3 मूव विद इक्वल स्पीड, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इक्वल स्पीड से टूवर्ड्स भी मूव कराओगे ना C2 के, तब भी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही रहेगा। इक्वल स्पीड है, इंपॉर्टेंट है उसमें इक्वल स्पीड, तो डी वाला भी गलत है। अब बच जाता है C, उसे चेक कर लेते हैं बस समझने के लिए। C वाले की अगर हम बात करें, यहाँ पे समझाता हूँ क्योंकि चॉइस वही है, तो उसको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। ये C1 है, ये C3 है और ये C2 है। C1 मूव टूवर्ड C2, तो ये तो ऐसे मूव कर रहा है, तो देखो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो V1 था ऐसे, तो ये क्या होगा? बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक, पास आएगा तो ये बढ़ जाएगा V1। और C3 मूव अवे फ्रॉम C2, और ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये दूर जा रहा है तो B2 घटेगा, B2 घट जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो पहले इनिशियली बराबर थे, लेकिन जैसे दूर ये पास आया और ये दूर गया तो B1 बढ़ा और B2 घटा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से आ जाएगी, और ये इंक्रीज हुई है क्योंकि पहले तो जीरो था नेट, इनिशियली मूव करने से पहले जैसे मूव करा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ और उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ आई, और ये बढ़ रहा है तो इंड्यूज करंट इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगा, और वो अपना मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से निकालेगा कि इंड्यूज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आए, बी इंड्यूस्ड। और इंड्यूज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तब आ सकता है जब यहाँ पे नॉर्थ पोल हो और यहाँ साउथ पोल हो ऐसे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे इधर रहेगी, यहाँ एंटर करेगी, और यहाँ से देखने वाले व्यक्ति को अब यहाँ पे ये साउथ पोल दिख रहा है, तो साउथ पोल दिख रहा है तो इसको कैसी करंट दिखाई देगी? क्लॉकवाइज दिखेगी, तो क्लॉकवाइज इंड्यूज करंट दिखाई देगी C2 में। ये सही है, और हमें क्लॉकवाइज ही चाहिए था, इसीलिए C चॉइस इज करेक्ट।
एक्स पी क्यू वाई इज अ वर्टिकल स्मूथ लॉन्ग लूप, वर्टिकल भी है स्मूथ भी है, लॉन्ग लूप हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, वेयर पी एक्स इज पैरेलल टू क्यू वाई एंड द सेपरेशन बिटवीन दैम इज एल. A constant magnetic field B perpendicular to plane of the loop exists in the entire space. A rod CD of length capital L and mass small m made to slide down from rest under gravity as shown the figure. The terminal speed मतलब constant speed acquired by the rod is meter per second. देखो ये रॉड ग्रेविटी की वजह से जब नीचे मूव करेगी तो इस लूप से लिंक करने वाला फ्लक्स में चेंज आएगा, और उस लूप में फ्लक्स में चेंज आएगा तो इस रॉड के क्रॉस एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा और इस रॉड में एक इंड्यूस करंट फ्लो करने लगेगी, और जैसे ही इंड्यूस करंट फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होने की वजह से उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा. तो पहले हम मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, जरा समझो पहले. जैसे ये रॉड मूव कर रही तो रॉड के एंड के क्रॉस, ये एंड यहाँ, क्योंकि इस वाले पोर्शन में आपका करंट इंड्यूस नहीं हो सकता तो केवल लेंथ इतनी लेंगे हम, ठीक है. तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, मोशनल इंड्यूस बोलते हैं, E बराबर वी बी एल, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इंड्यूस ईएमएफ इतना होता है. और इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू लिखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लूप का, जो कि आर इधर रखा है हमें ये, तो कितना हो जाएगा वी बी एल बाई आर. इंड्यूस्ड करंट की अगर डायरेक्शन निकालनी है या तो लेंज लॉ से निकाल लो या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर लो कि कौन सा एंड पॉजिटिव है कौन सा एंड नेगेटिव है. तो मैं पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताता हूँ आपको, जरा समझिए. जैसे ये रॉड है ऐसे सी डी, ये सी एंड है ये डी एंड है, और मैग्नेटिक फील्ड मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर किया है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज मान लो ऐसे, और ये मूव कर रहा है ऐसे, तो आप मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लिख सकते हो क्यू. जब चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है क्यू वी बी और साइन थीटा. इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एफ एम बराबर क्यू वी क्रॉस बी. तो आप वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल लो. तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में निकालता हूँ राइट हैंड से, अपनी राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रखूँ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में छोटे एंगल से अपनी फिंगर को घुमा दूँ ऐसे. मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है ना, तो अपनी फिंगर को ऐसे घुमाएंगे, थंब इधर आ रहा है, ये वी क्रॉस बी की डायरेक्शन हो गई. दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, तो नेगेटिव पर इधर लगेगा, तो ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया. इसीलिए इस लूप को हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं. यहां पर हम एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाए तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ऐसे. ई इसकी वैल्यू है BBL और करंट ऐसे फ्लो करेगा ऐसे, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, है ना. अब ये मत सोचना सर ये पॉजिटिव एंड है ये नेगेटिव एंड है तो करंट तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. भाई बैटरी के बाहर करंट +2 माइनस और अंदर -2 प्लस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना. तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है. अब जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा करंट कैरिंग वायर पर. तो करंट कैरिंग वायर पर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो IBL साइन 90 डिग्री, ठीक है. L और B के बीच में 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख दिया. तो करंट की वैल्यू दे रखी है हमें ये रही, तो कितना लिख सकते हैं BBL बाई R और BL, तो B स्क्वायर L स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1. तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालें तो L क्रॉस B कर सकते हो. तो L क्रॉस B करें तो L की डायरेक्शन हम वही मानते हैं जो हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं. तो L की डायरेक्शन यही हो गई और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है तो L क्रॉस B कर लो. तो L से छोटे एंगल से B वेक्टर की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर घुमाओ ऐसे, थंब ऊपर आ रहा है तो ये L क्रॉस B की डायरेक्शन हो गई. तो थंब दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहा है FM. अब सोचो अगर नेट फोर्स 0 हो जाए तब ये कांस्टेंट स्पीड अटेन करेगा. तो नेट फोर्स अगर 0 करना है तो mg इक्वल टू कितना FM, क्योंकि नेट फोर्स अगर 0 हो जाएगा वायर पर तो उस वाली कंडीशन में पहले तो केवल mg लग रहा था तो mg से नीचे तरफ चलेगा. जैसे ये नीचे चला तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ, इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुई, उसके से मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो गया ऊपरी तरफ. और जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स बढ़कर mg के बराबर होगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन 0 तो उसका मतलब उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. तो हमें कांस्टेंट वेलोसिटी ही तो पूछ रहा है. टर्मिनल वेलोसिटी स्पीड का मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड. तो FM और mg को बराबर कर दें तो mg तो है ये और FM की वैल्यू है V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R. यहाँ से हमें स्पीड पूछ रहा है तो V निकाल लो, mgr डिवाइडेड बाई V स्क्वायर L स्क्वायर ये. और इस पर ध्यान रखना कैपिटल L मत ले लेना, क्योंकि करंट कंडक्ट केवल इतने वाले पोर्शन में कर रही है, ऐसे ऐसे जाएगी का करंट ऐसे.
तो केवल आपकी ये वाली लेंथ आएगी, ये वाली, ठीक है, कैपिटल एल मत ले लेना। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया सी चॉइस इज करेक्ट। सपोज अ लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ और रेडियस 2 सेंटीमीटर हैविंग 500 टर्न पर यूनिट लेंथ कैरीज अ करंट आई 10 sin ओमेगा टी एम्पियर, और ओमेगा दे रखा है इतना। तो पहले इतना डायग्राम बना देता हूं। एक हमारे पास ये लॉन्ग सोलिनॉइड है ऐसे, इसकी जो लेंथ दे रखी है हमें ये 100 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी जो रेडियस है ये वाली कैपिटल आर ये 2 सेंटीमीटर है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है वो 500 है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है आई वो टाइम डिपेंडेंट है 10 sin ओमेगा टी, और ओमेगा भी हमें यहाँ पे 1000 रेडियन पर सेकेंड गिवन है। फिर कह रहा है एक अनदर सर्कुलर कंडक्टिंग लूप है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, स्लाइड थ्रू अ सोलिनॉइड एट अ स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एक यहाँ पर हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है ये जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। स्मॉल आर हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, शायद कहाँ है स्पीड, ये रही 1 सेंटीमीटर रेडियस है उसकी, और उसे मूव करा रहे हैं इसके अंदर। और कितना मूव करा दिया अंदर, यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर एंटर कर गया इनसाइड द सोलिनॉइड, ऐसा बोला है। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब सोचो इस सोलिनॉइड, इस करंट फ्लो कर रही है तो सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, ये ऐसे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें याद होती है। सोलिनॉइड है, लॉन्ग सोलिनॉइड है तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होती है, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले लूप से, कंडक्टिंग लूप से, ये तो सोलिनॉइड हो गया, ये कंडक्टिंग लूप, इसका एरिया दिखाएं तो बाहर की तरफ ऐसे होगा, ए और पाई आर स्क्वायर होगा। इस लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लो, जिससे फिर हम इंड्यूस डीएमएफ निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। और इंड्यूस करंट ही इसमें दे रखी है, कितनी आरएमएस करंट दे रखी है लूप में, हमें अल्फा√2 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, उसे कंपेयरिंग करनी है हमें, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इससे इंड्यूस डीएमएफ निकालना है तो फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फ्लक्स की वैल्यू लिखें फाई बराबर लिखें तो बी, इसका एरिया लिखें तो पाई आर स्क्वायर, और एंगल तो 0 डिग्री है ये, और बी पाई आर स्क्वायर हो गया ये, और ये फाई हो गया। बी की वैल्यू पुट कर दें तो म्यू 0 एन आई पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, डी फाई ओवर डी टी, क्योंकि यहाँ पे आई टाइम का फंक्शन है। आई कैसा फंक्शन है, टाइम डिपेंडेंट है, देखो ये, इसीलिए डिफरेंशिएशन कर सकते हो तो लिख सकते हो तो म्यू 0 कांस्टेंट टर्म है, एन कांस्टेंट टर्म है, और पाई आर स्क्वायर भी कांस्टेंट टर्म है, लेकिन आई टाइम के साथ डिपेंडेंट है तो चेंज हो रहा है, तो डी आई बाई डी टी। वैल्यू इस आई का डिफरेंशिएशन करो तो विद रेस्पेक्ट टू टी इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो वैल्यू पुट करने के बाद अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो म्यू 0 एन पाई आर स्क्वायर और डी आई ओवर डी टी करें तो 10, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का द्वारा से करेंगे तो ओमेगा और आ जाएगा, ये डी फाई ओवर डी टी आ गया। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें इंड्यूस डीएमएफ की तो माइनस का डी फाई ओवर डी टी होता है, तो केवल मैग्नीट्यूड ले लें तो इतना ही मैग्नीट्यूड हो गया इंड्यूस डीएमएफ का। और इंड्यूस करंट निकालें तो ई वाई रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें रेजिस्टेंस का डिवाइड आ जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसका सिंबल बदल लेते हैं, ये रेडियस कुछ और कर लेते हैं, रेजिस्टेंस मान लेते हैं इसको, ठीक है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस से ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा भाई, म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर 10 ओमेगा कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी है हमें यहाँ पे 10 ओम, तो ये हमने 10 ओम लिख लिया है। अब 10 से तो 10 कट गया, तो ये करंट आ गई आपकी आई बराबर कितना, म्यू 0 एन पाई आर स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसमें ये इसकी पीक वैल्यूज हो गई, तो पीक वैल्यू हो गई आई नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर ओमेगा। हमें आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर करंट के बारे में बोला है क्वेश्चन में, द आर एम एस करंट थ्रू द लूप, तो आई आर एम एस होता है आई नॉट बाई √2, तो ये हो गया म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई √2। इस √2 को मत छोड़ना क्योंकि हमें करंट दे रखी है अल्फा बाई √2 माइक्रो एम्पियर में दे रखा है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। इसकी वैल्यू लिखें तो 4 पाई 10 की पावर -7, एन की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 500, तो एन 500 दे रखा है, पाई की वैल्यू पता नहीं अभी, आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, स्मॉल रेडियस जो रखी थी लूप की वो 1 सेंटीमीटर थी,
इसीलिए यहाँ लिखें तो कितना लिख सकते हो आप, 10 की पावर -2, और स्क्वायर हो रहा है इसीलिए -4 कर दो उसे। सेंटीमीटर को मीटर में बदला, 10 की पावर -2 मीटर, उसका स्क्वायर हो रहा है। ओमेगा की वैल्यू 1000, 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई √2। अब देखो ये 2 पावर ये हो गई और 3 पावर ये हो गई, तो टोटल हो गई ये 5 पावर। और यहाँ से देखेंगे तो फिर -4 है, +5 है, तो ये एक 10 बचा बस केवल, और इस 10 को इसमें ऐड करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, ये भी कट गया। तो ये हो गया आपका 10 की पावर -5 6, और ये 5 और 4 20, और पाई स्क्वायर 20 पाई स्क्वायर बाई √2, और 10 की पावर -6 एम्पियर, ऐसा लिख सकते हैं। और पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग जो होती है बस वो 10 होती है, तो अगर 10 रख दें तो ऊपर हो जाएगा, IRMS की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200 डिवाइडेड बाई √2, और इसे लिख सकते हैं माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर। अब ये वाली वैल्यू हमें भी माइक्रो एम्पियर में रखी है, कितनी, अल्फा बाई √2 और 200 बाई √2, ये भी माइक्रो एम्पियर में, ये भी माइक्रो एम्पियर में, √2 से √2 कट गया, तो अल्फा नियरली 200। नियरली वर्ड यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमने पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है, पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग मैंने रफली 10 कंसिडर करी है, तो 200 के आसपास होना चाहिए। तो इसमें से सबसे बेस्ट चॉइस जो है 197 है। अगर आप पाई स्क्वायर की वैल्यू 3.14 2 बार लिखते हो, उसका स्क्वायर करते तो सॉल्व करते तो 197 के आसपास ही आता। A circular loop of radius 7 cm is placed in uniformatic field of 0.2 Tesla, directed perpendicular to plane of loop. The loop is converted into square loop in 0.5 second. The EMF induced in the loop is millivolt में पूछा है। ठीक है, तो देखो रेडियस हमें रखी है 7 सेंटीमीटर है, तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लें, सिस्टम का जरूर ध्यान रखा करें। और बीज रखा है 0.2 टेस्ला, और डेल्टा टी टाइम इंटरवल रखा है 0.5 सेकेंड, स्क्वायर लूप में कन्वर्ट हो गया है। सेम वायर से स्क्वायर बनाया है, तो इसका सरकमफ्रेंस 2πr और इसका पेरीमीटर बराबर होंगे 2a। तो यहाँ से a निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं, तो πr/2। और देखो इंड्यूस्ड EMF निकालना है, तो इस लूप से लिंक करने वाला इनिशियल फ्लक्स और इस लूप से लिंक करने वाला फाइनल फ्लक्स, और फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो इंड्यूस्ड EMF लिखें तो माइनस का ΔΦ/ΔT, ये करना है। और ये लिखते हैं तो माइनस के फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइड बाई ΔT, तो इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स डिवाइडेड बाई ΔT, बस वैल्यू पुट करनी है। अब इनिशियल फ्लक्स कितना लिखें, तो पाई बराबर BA cos थीटा, तो B एरिया लिखें तो πr², और एंगल लिख दें तो cos 0 डिग्री। एरिया की डायरेक्शन भी मैंने प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर कर ली है, और थीटा बी की डायरेक्शन तो नीचे मानी ही है, ऊपर भी मान सकते थे आप, तो लिख सकते हो आप B/r²। ऐसे ही फाइनल फ्लक्स यहाँ से लिखें तो B साइड का स्क्वायर और एरिया का स्क्वायर हो गया ना, B इंटू एरिया होता है, एरिया साइड का स्क्वायर हो गया, और एंगल तो यहाँ पर भी 0 डिग्री है, एरिया चेंज हुआ है इसलिए फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो B और एरिया की वैल्यू, A की वैल्यू पुट करें यहाँ से ये वाली, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी π² r²/4, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू है B/r² माइनस इसकी वैल्यू है B/r² r²/4 और डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। ऊपर से देखें तो कॉमन आ गया B/r², और नीचे डिवाइडेड बाई ΔT, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा π/4, बस वैल्यू पुट करनी है। B की वैल्यू आप देखिए तो B की वैल्यू है 0.2 टेस्ला, पाई की वैल्यू 22/7, और R की वैल्यू स्क्वायर करके लिखें तो इसका स्क्वायर करके लिखें तो 49 10 की पावर -4, और ΔT और लिख दें 0.5। अब 1 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 और 4 का मल्टीप्लाई, इधर से तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 7 से ये 7 बार कट गया। अच्छा ये 2 और ये 11, ये 14 हो गया। देखो ये तो लिख लें हम 2/5 22 7 और 10 की पावर -4, और यहाँ से LCM आ गया 14 माइनस 11 तो 3/14, 7 से ये कट गया 2 बार, और 2 से ये वाला काट दें कि ये वाला काट दें, कोई सा भी काट दो, 2 से ये 2 काट दिए। चलो इसको ले सकते हैं 1/5 0.2, और ये 22 और ये 3, और इसको लिख लेंगे 10 की पावर -4।
इसका से मल्टीप्लाई करें तो 0.6 इंटू 22 और 10 की पावर -4, 6 दूनी 12, 2 और 12 13 इतना, और पॉइंट आएगा यहाँ। लेकिन हमें मिली वोल्ट में चाहिए, ये अभी आया है वोल्ट में, ये वोल्ट में चल रहा है। तो इसमें से एक पावर और लिख लें, ऐसे लिख लें 10 की पावर -1 और 10 की पावर -3 वोल्ट। इसे तो लिख सकते हैं मिली वोल्ट, और 10 का डिवाइड हो जाएगा तो 1.32 मिली वोल्ट, ये आ गया। इसलिए इसका आंसर है बी चॉइस इज करेक्ट। कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 100 रेडियन पर सेकंड इन मैग्नेटिक फील्ड of 0.5 Tesla perpendicular to the axis of rotation. When the loop is rotated by 30 degree from the horizontal position, इस पर ध्यान दें, the induced EMF is 15.4 millivolt. The radius of the loop millimeter. ठीक है, देखो इनिशियली लूप कैसा था, हॉरिजॉन्टल, तो इनिशियली एक लूप बना लेते हैं, ये कोई कंडक्टिंग सर्कुलर लूप हो गया, और ये इसकी एक्सेस हो गई, डायमीटर से पास हो रही है, और इस एक्सेस के अबाउट इसे घुमाया जा रहा है। घुमाने से पहले मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जो कि इस एक्सेस के परपेंडिकुलर है। देखो एक्सेस ऐसे है और आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। और बी दे रखा है हमें 0.5 टेस्ला, मतलब 1/2, और एरिया की डायरेक्शन, इस लूप के एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। तो बी और एरिया की डायरेक्शन इनिशियली कैसे हैं, सेम है, ऐसे है, ये बी की डायरेक्शन और ये एरिया की डायरेक्शन। तो इस वाली कंडीशन में इनिशियली तो थीटा 0 डिग्री है, किसके बिटवीन, एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। अब इसे ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे एक्सेस के अबाउट, जब कितने देर तक घुमा रहे हैं, जब तक थीटा डिग्री 30 डिग्री घुमाया गया हॉरिजॉन्टल पोजीशन से। तो सोचो अगर ऐसे ये प्लेन, लूप का प्लेन था, ये एरिया की डायरेक्शन थी, और यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी इनिशियली। जब इसे 30 डिग्री ऐसे घुमाएंगे तो एरिया भी 30 डिग्री घूम जाएगा, एरिया की डायरेक्शन भी 30 डिग्री घूम जाएगी, तो बी और एरिया के बीच में एंगल 30 डिग्री हो जाएगा आफ्टर रोटेटिंग। तो देखो डायग्राम तो नहीं बना रहा, आफ्टर रोटेटिंग आप कह सकते हो कि उसे एंगुलर स्पीड इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी, यही हमें 30 डिग्री दे रखा है। तो आप रोटेट करने के बाद लूप से लिंक करने का, लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, और थीटा यही आपका, थीटा जो है ये बी और एरिया की डायरेक्शन के बीच में ही एंगल है, तो थीटा हो गया आपका ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इतना मैग्नेटिक फ्लक्स है। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी फाई ओवर डी टी निकल आएगा, कितना आएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का द्वारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आएगा ये, और इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस के डी फाई ओवर डी टी, तो ये वैल्यू पुट कर दो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। और ई कितना है, ओमेगा टी 30 डिग्री दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 1/2। एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, मान लो अगर इसकी रेडियस आर है लूप की, तो एरिया ऑफ द लूप जो होगा वो पाई आर स्क्वायर ओमेगा, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू 30 डिग्री रख देंगे, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। ई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 15.4 मिली वोल्ट है, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 15.4 10 की पावर -3 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, 22/7 लिखना है, और रेडियस निकालनी है, और ओमेगा हमें दे रखा है 100 रेडियन पर सेकेंड, तो ये भी 100 है। देखो 2 से तो ये कट गया 11 बार, और 11 से इस पॉइंट को अगर नीचे हटा लें, 0 कर लें, तो 11 से ये कटेगा कितनी बार, देखो 14 बार, तो देखो ये 14 हो जाएगा, और इस 14 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 डिवाइड बाई ये नीचे लेके आएंगे तो ये 1000 हो जाएगा, और 10 की पावर -3, और ये आर स्क्वायर हो गया। इसको ऊपर लेके आए तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 और 10 की पावर -6 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू 14, अगर इस पूरे का रूट ले लेंगे तो 14 और 10 की पावर -3 मीटर, तो 14 मिलीमीटर रेडियस आ जाएगी, 14 मिलीमीटर, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए 14। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। फिगर shows the circuit that contain 3 resistances 9 ohm each and 2 inductor 4 millihenry each. The reading of ammeter at the moment of switch K is turned on
एज, ये फिगर दे रखा है। क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है और छोटा सा है, बस समझते हैं थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को। मान लो एक एलआर सर्किट है, इसकी 3 मैंने सिचुएशन दिखाई है। मान लो ये टी से स्विच क्लोज करने के टी सेकंड बाद, तो इसमें कितनी करंट प्रोड्यूस होगी। तो ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए, आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के आर टी बाई एल। ये इसको ऐसे भी लिखते हैं, आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी अपॉन टाउ। यहाँ ये टाइम कांस्टेंट होता है इंडक्टर के लिए, टाउ। एल कितना होता है, ये एल बाई आर होता है। जब आप टॉय की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, टाउ की वैल्यू पुट करोगे, एल अपॉन आर, तो वो ऊपर पहुँच जाएगा आर। तो ये फॉर्मूला ऐसे याद होना चाहिए था आपको। ये टी सेकंड पर होता है। अब सोचो अगर इसको की क्लोज करते समय जस्ट टी बराबर 0 पर पूछें, तो जानते हो ये इंडक्टर क्या करता है, करंट में आई चेंज का अपोज करता है। तो जैसे इस क्लोज करेंगे तो करंट में आई चेंज का ये अपोज करेगा और करंट सर्किट में करंट कंडक्ट करने ही नहीं देगा, है ना। तो टी बराबर 0 पर अगर हम यहाँ पर टी बराबर 0 पुट कर दें तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, देखें, आई नॉट 1 माइनस ई की पावर, टी बराबर 0 पुट करेंगे तो ई की पावर 0, और किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1। इसकी जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो आई बराबर 0। दैट मीन्स इसमें करंट कंडक्ट नहीं होगा। ये इंडक्टर जो होगा एक ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। इंडक्टर बिहेव एज ओपन सर्किट। ये दैट मीन्स ऐसे बनाएंगे, इंडक्टर को यहां से ओपन कर देंगे और ये रजिस्टर है ऐसे। यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, की क्लोज करने के बाद ऐसे करंट कंडक्ट नहीं करने देगा। ये टी सेकंड पर करंट कंडक्ट करेगा, और फिर जब टी इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट मीन्स स्टडी स्टेट आ जाएगी। ये तो स्टडी स्टेट आने पर जब करंट की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी, उसके बाद ये करंट में चेंज आना ही बंद हो जाता है। और जब करंट में चेंज आना बंद हो गया तो ये अपोज किस चीज़ का करेगा, ये करंट में आई चेंज का अपोज करता है। देखो टी बराबर इन्फिनिटी अगर रख दें इस जगह पर, तो करंट कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी आई नॉट के बराबर 1 माइनस ई की पावर इन्फिनिटी। और किसी की पावर इनफाइनाइट होती है, ई की पावर इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो आई बराबर आई नॉट। तो ये देखो मैक्सिमम करंट हो गई आई नॉट के बराबर। और इसको सॉल्व करोगे तो आई की जो वैल्यू आएगी वी अपॉन आर आएगी, क्योंकि इसका रोल खत्म हो गया। अब ये इंडक्टर, इस वाले केस में जो इंडक्टर है, बिहेव एज कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर जीरो रेजिस्टेंस का, है ना। दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट कह सकते हो इसे ऐसे भी बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। दैट मीन्स आप इस फिगर को ऐसे ना सकते हो, इंडक्टर की जगह पर एक वायर ना सकते हो ऐसे, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे, ये रेजिस्टेंस है, और इसमें जो करंट आएगी आई बराबर आई नॉट, और ये वी है तो करंट की वैल्यू होगी वी अपॉन आर, और ये मैक्सिमम करंट होती है। और ये इंडक्टर को हम रिप्लेस कर लेते हैं कंडक्टिंग वायर से, और जब टी बराबर 0 पर होता है तो इंडक्टर को रिप्लेस कर देते हैं एक ओपन सर्किट से। ये 3 बातें अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है ना, स्विच को ऑन करने के जस्ट बाद कह रहा है, तो टी बराबर 0 पर यहाँ पे एक स्विच लग रहा है, मैं बनाना भूल गया, ये एक स्विच लगा हुआ है। इस स्विच को जैसे ही ऑन किया तो टी बराबर 0 पर ये ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, और ये भी ओपन सर्किट। तो यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा। देखो अब ये मुश्किल से 2 मिनट 1 सेकंड का या 10 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए 10 सेकंड का क्वेश्चन है। पहले मैं फिगर बनाने में समय लग रहा है, फिगर नहीं बनाता मैं तो ये तुरंत हो जाता, उसी में कर लेते। तो ऐसे ये रेजिस्टेंस और ये ओपन सर्किट हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। अब इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगी और इसमें भी नहीं जाएगी, तो ये करंट जो चलेगी वो ऐसे तो चलेगी ऐसे। और यहाँ एमीटर लग रहा है, तो एमीटर कितनी रीडिंग देगा, तो इसमें रेजिस्टेंस है 9 और वोल्टेज भी 9 वोल्ट का है, तो करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 9/9, तो 1 एम्पियर आ जाएगा। इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए बी का, बी 1 एम्पियर। देखो क्वेश्चन में इसमें समय नहीं लगा, पर ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। अ सिंपल पेंडुलम मेड ऑफ मास 10 ग्राम एंड अ मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज सस्पेंडेड vertically in uniform magnetic field of 2 Tesla. The magnetic field direction is perpendicular to the plane of oscillation of the pendulum. If the pendulum is released from an angle of 60 degree with vertical, then the maximum induced EMF between the point of suspension and the point of oscillation millivolt में दे रखा है। ठीक है, पहले एक डायग्राम बनाते हैं।
ये देखो, ये आपका एक रिजिड सपोर्ट हो गया और यहाँ से ये वर्टिकल से 60 डिग्री बनाते हुए एक हमारे पास पेंडुलम है जेरा, जिसकी लेंथ एल है और मास एम है। ये पॉइंट प्लेन हो गया आपका, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन हो गया। इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रखा है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मान लिया, सब जगह पर है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी, जो जिसके लिए रखिए 2 टेस्ला। ठीक है, एक। दूसरा, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट, इसे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसे पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, इन दोनों पॉइंटों के बिटवीन कितना इंड्यूस्ड डेवलप होगा ये पूछ रहा है। तो एक बात हम जानते हैं कि अगर कोई मेटलिक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, और इसको यहाँ से हिंज कर दें और इस एक्सिस के अबाउट इसे घुमाएं, तो इस रॉड की अगर लेंथ एल हो और मैग्नेटिक फील्ड, इस रॉड मैग्नेटिक लाइंस को काटते हुए चले, देखो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे होंगी तो उसको रेड रॉड मैग्नेटिक लाइंस को काटते चले, तो उस वाली कंडीशन में इस वाले पॉइंट के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब जरा दूसरी बात समझ रही है क्या, जब इसको यहां से आप रिलीज करोगे तो ये ऐसे जाएगा सर्कुलर पाथ बनाता हुआ, जब ये यहां पहुंचेगा तो यहाँ पे तो इनिशियल स्पीड 0 है, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड यहाँ पर मैक्सिमम होगी, है ना। और अगर इस स्पीड को निकालें तो सर्कुलर मोशन वाला कंसेप्ट लगा दो, इसकी ये रेडियस कितनी है आर एल, तो वी बराबर हो जाएगा एल ओमेगा। यहाँ पर ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो वी बराबर यहाँ से ओमेगा बराबर निकालें तो वी अपॉन एल, ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो 1/2 बी, ओमेगा की वैल्यू हो गई वी अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर, एल से एल कट गया तो 1/2 बी वी एल। जब ये स्पीड मैक्सिमम है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है। ठीक है, अब हमें केवल वी निकालना है। वी कैसे निकालें, तो ये देखो यहाँ पर आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें ये वाली हाइट चाहिए होगी। ये कैसे निकालें, तो देखो इस एल का अगर हम कंपोनेंट करें, इस एल का, तो एक कंपोनेंट तो ये आएगा और दूसरा ये वाला होगा। हमें चाहिए ये वाला कंपोनेंट, तो ये इससे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो ये वाला कंपोनेंट आया एल कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, और ये वाला कंपोनेंट आएगा एल साइन 60 डिग्री। हमें चाहिए ये, तो ये L/2 आ गया, और ये पूरी डिस्टेंस एल है भाई, पेंडुलम की लेंथ तो ये एल थी, तो ये भी एल है, और ये L/2, तो ये वाली कितनी आ जाएगी, ये वाली हाइट आ जाएगी h बराबर L/2। ये क्यों निकाली समझ में आएगी अभी थोड़ी देर में। अच्छा, अब सोचो यहाँ से यहाँ तक क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसको इनिशियल मानने हैं और इसको फाइनल पोजीशन मानने हैं। और इस वाली लाइन पर हमने मान लिया ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट मान लिया ऐसे, या लेवल कह सकते हो, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी 0। तो देखो इनिशियल लिखें काइनेटिक एनर्जी, तो स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0, और ये वाला पॉइंट रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है, h हाइट ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, और h कितना है L/2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखें यहाँ पर, तो हाफ m v स्क्वायर प्लस, इसी को रेफरेंस पॉइंट माना है, इसीलिए रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई रेफरेंस पॉइंट पर 0। हाफ से तो हाफ कट गया, m से m कट गया, तो v बराबर आया √GL। ठीक है, और यहाँ पे पुट कर दो तो ये E की वैल्यू आएगी 1/2, B की वैल्यू दे रखी है हमें 2 टेस्ला मल्टीप्लाइड वेलोसिटी √GL मल्टीप्लाइड L। देखो ये 2 से तो 2 कट गया, G की वैल्यू 10 और L की वैल्यू दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻⁻2, और L की वैल्यू 10 × 10⁻⁻2। तो देखो ये 100 हो गया और ये 10⁻⁻2 से ये कट गया, तो 1 का रूट लेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 10 × 10⁻⁻2 वोल्ट। लेकिन हमें चाहिए मिली वोल्ट में, तो इसे लिख सकते हैं 100 और 10⁻⁻3। देखो 1 0 इधर बढ़ाइए तो पावर -3 कर दी ना, इतना वोल्ट, और इसे लिख सकते हैं मिली वोल्ट, तो 100 मिली वोल्ट। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए 100 मिली वोल्ट। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ पर 100। A 20 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म कॉपर वायर हेल्ड हॉरिजॉन्टली is allowed to fall under the gravity through the uniform horizontal magnetic field of 0.5 Gauss perpendicular to the length of the wire. The induced EMF across the wire when it travel a vertical distance 200 meter is millivolt. ठीक है, सोल्यूशन। मान लो ये जो है वर्टिकल प्लेन है और इस वर्टिकल प्लेन में एक हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, ये रहा, और ये फॉल कर रहा है। जब ये इनिशियली रेस्ट में था और इसको जब छोड़ा तो जब ये कितनी डिस्टेंस चल लिया, 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया इसने ऐसे,
H बराबर 200 मीटर और इस रॉड की लेंथ है L 20 मीटर। छोड़ा तो जब इसकी स्पीड कितनी अटेंड कर लेगा, तो यहाँ से यहाँ तक अगर लिखें तो अंडर द ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और नीचे की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लेते हैं। तो इस वाले केस में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as लिखते हैं। तो इनिशियल स्पीड 0 है 2g और डिस्प्लेसमेंट आपका h है, तो v बराबर √2gh। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कैसा है आपका, हॉरिजॉन्टल है और लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये, और लेंथ के परपेंडिकुलर भी हो गया, रॉड भी हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक है। अब देखो रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर है, ये तीनों ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों तो रॉड के एंड के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हम जानते हैं VBL। चाहो तो पोलैरिटी भी पता कर सकते हो। पोलैरिटी पता कैसे करते हैं जानते हो, एक कंडक्टिंग रॉड है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, ये नेगेटिव भी और पॉजिटिव चार्ज भी है। जब ये रॉड मूव करेगी तो उसके साथ साथ आपके ये चार्जेस भी मूव करेंगे, तो इन चार्जेस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, Q V क्रॉस B। V क्रॉस B की अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B की है वही मैग्नेटिक फोर्स की है। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालिए पहले। V क्रॉस B तो राइट हैंड लें और राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रखें, फिर अपनी राइट हैंड की फिंगर को स्मॉल एंगल से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ छोटे एंगल से घुमाएं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ, वेलोसिटी की डायरेक्शन में मैंने अपनी फिंगर रख ली और अपनी राइट हैंड की फिंगर को फिर मैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ छोटे एंगल से घुमा रहा हूँ, तो नीचे तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे तरफ घुमा रहा हूँ। तो V क्रॉस B इधर, तो जिधर आपका V क्रॉस B की डायरेक्शन है अगर चार्ज पॉजिटिव है उधर ही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज पर। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा हुआ इधर की तरफ, तो नेगेटिव पे लग रहा हुआ इधर की तरफ, तो ये एंड नेगेटिव आएगा, ये एंड पॉजिटिव आएगा। तो चाहो तो आप इस कंडक्टिंग वायर को ऐसे रिप्लेस कर सकते हो कि ये नेगेटिव एंड और ये पॉजिटिव एंड, और इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ है VBL। और ये बताना नहीं है, बस ऐसी जनरल नॉलेज की बता दी, बस वैल्यू पुट करनी है, खेल खत्म। तो वेलोसिटी निकाल ली हमने √2g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 200, तो ये हो जाएगा √400 × 10, दैट मीन्स 20√10 इतने मीटर पर सेकेंड। और इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखें तो वेलोसिटी है 20√10 और मैग्नेटिक फील्ड रखा है 0.5 गॉस, तो एक गॉस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0.5 को लिख सकते हैं हम 1/2 और 10⁻⁻⁴, और लेंथ दे रखी है 20 मीटर। तो 2 से काट दीजिए आप 10 बार, तो ये हो जाएगा 200 और √10 और 10⁻⁻⁴, इतना वोल्ट आया। हमें चाहिए मिली वोल्ट में, तो इसको एक पावर यहाँ से कम कर लीजिए +1, तो 20√10 10⁻⁻³ वोल्ट, और इसको लिख सकते हैं मिली वोल्ट, 20√10 मिली वोल्ट। इसका आंसर हो गया A चॉइस इज करेक्ट। अब 1 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड AB कंप्लीट द सर्किट एज शोन द फिगर। द एरिया ऑफ द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। If the resistance of the total circuit is 2 ohm, then the force needed to move the rod toward the right with constant speed 1.5 मीटर पर सेकेंड इज न्यूटन। ठीक है, देखो जब इस रॉड को हम एक v स्पीड देके छोड़ दें, है ना, तो छोड़ दिया, तो जब ये मूव कर रहा हुआ तो रॉड के एंड के क्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और वो कितना होगा, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ VBL, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और कंडक्टिंग रॉड है, तो इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अच्छा, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ में कौन सा एंड पॉजिटिव होगा और कौन सा एंड नेगेटिव होगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो देखो अगर ये कोई कंडक्टिंग रॉड है ये, और इसे v वेलोसिटी ऐसे दिया है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे नीचे दे रखी है, तो जानते हो इसके अंदर, इस कंडक्टिंग रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। जब ये रॉड मूव करेगी तो उसके साथ साथ ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी मूव करेंगे, और जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन से हमें इस रॉड के दोनों एंड पर एंड की पोलैरिटी पता पड़ जाएगी, कौन सा एंड पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो FM लिखें तो कितना लिखें, QV क्रॉस B। ये जानते हो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B की है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की होगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B की है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है,
तो अभी हम पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स देख लेते हैं। तो पहले हम वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। अब वी क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालें, तो राइट हैंड से निकालते हैं। राइट हैंड की फिंगर को हम वेलोसिटी वेक्टर, जो पहला वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन में रखते हैं। रख लिया। अब अपनी राइट हैंड की फिंगर को ऐसे घुमाते हैं, छोटे एंगल से स्मॉल एंगल से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे अपनी राइट हैंड की फिंगर को, और मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखो ऐसे। तो अपनी राइट हैंड की फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ छोटे एंगल से घुमाएं, तो 90 डिग्री से घुमा रहे हैं ऐसे, तो थंब इधर आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो इधर होगा, क्योंकि वी क्रॉस बी की डायरेक्शन इधर है। तो इसलिए ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं, कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज फिक्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नीचे तरफ मूव करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो ये बात समझ में आया, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड नेगेटिव होगा। अब सोच के बताओ करंट कैसे फ्लो करेगा। ये हाई पोटेंशियल पर आ गया, लो पोटेंशियल पर आ गया, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ए से बी या बी से ए। तो बहुत से बच्चे कहते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ए से बी, गलत है, ध्यान रखना। क्यों, जरा समझो इस चीज़ को भी। अगर आपको ये समझ में आता है तो एक बात बताइए, इसमें इसे एक सेल लगा लीजिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये प्लस का था और ये माइनस का था। जानते हो सेल के इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ तो बीबीएल है। अब जानते हो सेल के आउटसाइड करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, सेल के बाहर। तो सेल के बाहर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ऐसी तो होगी, और सेल के अंदर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होती है, तो लो से हाई। तो इसलिए करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ये ध्यान रखना, ऐसे, ठीक है। और इस पर जो जैसे करंट फ्लो करा तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा करंट कैरिंग वायर पर, है ना। तो करंट कितनी हो गई, पहले तो वो लिख लेते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया बीबीएल और रेजिस्टेंस हो गया आर। अब मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, जैसे इसमें करंट डेवलप होगा, इंड्यूस करंट डेवलप होगा, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा। आई एल बी साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है, एल और बी के बिटवीन एंगल, और एल की डायरेक्शन वही कंसीडर करते हैं जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो एल की डायरेक्शन भी यही हो गई, ये एल वेक्टर की डायरेक्शन। तो इसीलिए एल और बी वेक्टर के बीच में एंगल देखोगे तो 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स लगा आई एल बी, और आई की वैल्यू ये रही। तो यहाँ लिखेंगे, अगर इसको वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर आर, इतना मैग्नेटिक फोर्स लगा। इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, एफ एम वेक्टर बराबर आई एल क्रॉस बी। तो एल क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल लो, तो राइट हैंड की फिंगर को एल वेक्टर की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो एल क्रॉस बी करना है, तो एल से अपनी राइट हैंड की फिंगर को छोटे एंगल से बी की तरफ घुमाइए, तो ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो एल क्रॉस बी ऐसे आ रहा है। तो इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी। जैसे ये फोर्स लगेगा इसकी स्पीड घटाना चाहेगा, लेकिन हमें चाहिए स्पीड कांस्टेंट, तो इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इधर, और ये एक्सटर्नल फोर्स स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए एफ एम से। ऐसा मान लेते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है अगर किसके जस्ट बराबर है मैग्नेटिक फोर्स के, तो नेट फोर्स ऑन द वायर जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स जीरो हुआ तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जीरो है तो वो कांस्टेंट स्पीड से वेलोसिटी से मूव करेगा। एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो एक्सटर्नल फोर्स कितने फोर्स की जरूरत है, तो कम से कम इतने फोर्स की जरूरत है। तो एफ एम की वैल्यू है वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, केवल वैल्यू पुट करनी है अब। तो वेलोसिटी कितनी है भाई, 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी हो गई 1.5। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.10 है, तो इसे क्या आप 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 1 टेस्ला लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। उसका स्क्वायर है तो 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा। लेंथ दे रखी है 1 मीटर, तो लेंथ तो 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर 1, और रेजिस्टेंस दे रखा है हमें कितना 2 ओम, तो ये 2 है। तो इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ नीचे 10 हो जाएगा, इसको ऊपर ले आओ और इसका इसमें डिवाइड कर लो तो 7.5 हो गया, और 10 की पावर ये माइनस के 3, इतना न्यूटन फोर्स आया। लेकिन हमें न्यूटन में ही चाहिए भाई, इतना आया 7.5 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन, इसीलिए आपका सी चॉइस इज करेक्ट। A conducting circular loop of area 1 meter square is placed perpendicular to magnetic field which varies as B equal sin 100t Tesla. If the resistance of the loop is 100 ohm, then the average thermal energy dissipated in the loop in one period is joule. ठीक है, देखो सबसे पहले हम ये एक फिगर बना लेते हैं, एक कंडक्टिंग लूप बना लेते हैं। इस कंडक्टिंग लूप का जो एरिया है वो हमें दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मैंने ऐसे मान ली सर्कुलर लूप की कंडक्टिंग प्लेन के परपेंडिकुलर है, और बी की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी sin 100t। तो इस लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें तो फाई बराबर बी ए कॉस 0 डिग्री,
क्योंकि ये कंडक्टिंग लूप 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो एरिया की डायरेक्शन हम प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ भी मान सकते हैं और नीचे की तरफ भी मान सकते हैं। मैंने नीचे की तरफ मान लिया, प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, आउटवर्ड बाहर की तरफ। तो बी और एरिया के बीच में एंगल 0 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं। तो बी की वैल्यू तो लिख ले हैं हम साइन 100t, और एरिया की वैल्यू हमारी 1 मीटर स्क्वायर है, तो यही मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। अगर इसको डिफरेंशिएशन कर लें विद रेस्पेक्ट टू टी, तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल आएगा d∅/dt। अगर हम वैसे तो ई बराबर माइनस में होता है, लेकिन हम केवल मैग्नीट्यूड देख लें तो कितना आएगा, तो साइन 100t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस 100t आएगा, और 100t का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का 1 हो जाएगा और 100 आगे आ जाएगा, इतना वोल्ट आ जाएगा। और इंड्यूस्ड करंट निकालें तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो 100 कॉस 100t और रेजिस्टेंस रखा है 100 ओम। रेजिस्टेंस हमें कंडक्टिंग लूप का 100 ओम है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू आ गई 1 कॉस 100t। ठीक है, इस इक्वेशन को देखा हमने। तो अब से हमसे पूछा है एवरेज थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड इन द लूप। तो एवरेज पूछा, तो एवरेज थर्मल एनर्जी अगर लिखें H, तो ये होगी IRMS का स्क्वायर R, और कंप्लीट 1 पीरियड में पूछा है इसलिए T। अब ये बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आया कि ये एवरेज वैल्यू कैसे, ठीक है, ये एवरेज वैल्यू है। थोड़ा सा इसी पे चर्चा करते हैं पहले, फिर वापस इस पे आते हैं। ठीक है, तो एक बार बताइए पहले, अगर मैं यहाँ से पावर निकालता तो I² इंटू R होता, क्योंकि I टाइम डिपेंडेंट है तो पावर भी टाइम डिपेंडेंट हो गई। और जब कोई क्वांटिटी टाइम डिपेंडेंट होती है तो उसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर एवरेज वैल्यू निकालें, P बार से लिख लो, ये एवरेज वैल्यू का सिंबल होता है, इक्वल टू इंटीग्रेशन PdT ओवर इंटीग्रेशन dt। ये तो बच्चे कहते हैं सर ऐसे तो हम हीट एनर्जी का फॉर्मूला लिख लें और उसकी एवरेज वैल्यू निकाल लें। तो अगर हम H को डायरेक्ट नहीं कर सकते बेटा, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे H की एवरेज वैल्यू, कि इंटीग्रेशन I² dt ओवर इंटीग्रेशन dt, ये एवरेज वैल्यू ऐसे लिख रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि इसकी यूनिट चेक करो आप। देखो इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, वॉट, क्योंकि ये पावर है, और इसकी टाइम तो सेकंड से सेकंड कट गया तो जूल बची इसकी, और नीचे टाइम है तो जूल पर सेकंड निकलेगा ये। तो ये एनर्जी नहीं आ रही, जबकि यहाँ पे देखो टाइम से टाइम कट गया तो ये पावर बची। बचेगा तो सर टी से टी कट गया तो पावर बच रही है। अगर dt से dt काट दोगे आप तो फिर आपका ये पावर बच रही है। इसलिए ये जूल पर सेकंड नहीं पूछा हमसे, जूल में पूछा है, इसलिए ऐसे तो होगा नहीं। तो फिर ऐसे करें, और ऐसे करें तो P की वैल्यू पुट करें तो इंटीग्रेशन I² dt और इंटीग्रेशन dt ऐसे। तो देखो इसको कंप्लीट टाइम पीरियड में कर रहे हो तो इसकी जगह पे तो T लिख सकते हैं, P एवरेज, हाँ इसकी जगह पे T लिख सकते हैं। अच्छा, अब छोटी सी बात बताओ, IRMS का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? I के मीन स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, उसकी मीन वैल्यू का अंडर रूट। ये हाँ, तो ये गलत कर दिया, ऐसे लिखो IRMS की वैल्यू कितनी होती है? रूट I² का ये मीन वैल्यू। अगर दोनों तरफ का स्क्वायर कर लें तो IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू I² की एवरेज वैल्यू। अब इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालें कंप्लीट साइकिल में? तो I² dt ओवर इंटीग्रेशन dt। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट साइकिल में लिखेंगे तो इसका dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा, और इस t का मल्टीप्लाई इसमें कर लें तो IRMS का स्क्वायर इंटू t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I² dt, और इंटीग्रेशन I² dt की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो आप r तो कांस्टेंट टर्म है तो r तो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन I² dt की जगह पर, I² dt की जगह पर ये लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे? IRMS का स्क्वायर इंटू टी, और dt का इंटीग्रेशन नीचे वाले का करोगे कंप्लीट साइकिल में तो t आएगा, और t से t कट गया। तो p की एवरेज वैल्यू आई वो IRMS का स्क्वायर इंटू r, ये p की एवरेज वैल्यू है। और अगर ये p की एवरेज वैल्यू है तो हीट एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो पावर की एवरेज वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल T। तो ये अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करूँ तो IRMS का स्क्वायर इंटू r इंटू टी, ये हीट एनर्जी की एवरेज वैल्यू। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो हीट एनर्जी की जो टोटल हीट एनर्जी निकालोगे ना वन टाइम पीरियड में, इंटीग्रेशन I² RT dt 0 टू t, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम ही आएंगी। लेकिन इंटीग्रेशन करने से कोई फायदा नहीं है, आप सिंपल इससे कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये वाली बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए अब यहाँ पे IRMS की वैल्यू कैसे निकालें? तो यहाँ से अगर आप P की वैल्यू देखो तो I0 की वैल्यू तो 1 है, इसीलिए IRMS की जो वैल्यू होगी I0 बाई √2, दैट मीन्स 1/√2।
अब यहाँ पे रखेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2। रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 और टाइम पीरियड की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, लेकिन हमें यहाँ पर इसी क्वेश्चन में देखें तो ओमेगा पता है हमें ये, तो ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 100, क्योंकि आई बराबर I0 cos ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो 100 रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड निकालें तो 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं, तो 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू आपकी 100, 100 से 100 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये पाई आया। इसलिए एनर्जी जो थर्मल एनर्जी आएगी आपकी डिसिपेटेड इन 1 पीरियड वो पाई आएगी, इसलिए बी पर टिक कर सकते हैं। इंडक्शन ऑफ अ कॉइल विद 10⁴ टर्न्स इन 10 मिली हेनरी and it is connected to a DC source 10 volt with internal resistance 10 ohm. The energy density in the inductor when the current reaches 1/e of its maximum value is ये the value of alpha। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक इंडक्टर है और इसको एक DC सोर्स से जोड़ रहे हैं और इसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट की बैटरी है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है इसका स्मॉल r, वो 10 ओम है। ठीक है, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है L 10 मिली हेनरी और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 10⁴ टर्न्स। ठीक है, तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एनर्जी डेंसिटी कब पूछ रहा है इंडक्टर की, जब करंट रीचेज 1/e ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले जानते हो ये करंट इंडक्टर में कब मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है, मैक्सिमम वैल्यू जब ये स्टडी स्टेट में आ जाए, और स्टडी स्टेट में करंट का बढ़ना जब बंद हो जाता है, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू रीच कर लेता है, जब करंट में चेंज आना बंद हो गया ना तो इंडक्टर जो है वो करंट में आए चेंज का अपोज करता है, तो इसका रोल खत्म हो जाता है क्योंकि करंट में तो चेंज आ ही नहीं रहा। तो ये एक कंडक्टर स्टडी स्टेट में एक शॉर्ट सर्किट की तरह से या एक सिंपल वायर की तरह से, है ना, ऐसे बिहेव करता है, कंडक्टिंग वायर की तरह से करता है ऐसे, तो ऐसे बन जाएगा और इसका रेजिस्टेंस 0। तो इस वाली कंडीशन में इंडक्टर का बिहेवियर ऐसा हो जाता है एक वायर की तरह से। तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो इस वाली कंडीशन में जो मैक्सिमम करंट आएगी वो 10 टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो कि 10 है, दैट मीन्स 1 एम्पियर। लेकिन वो कह रहा है जब इंडक्टर की एनर्जी डेंसिटी तब निकालिए जब इसमें जो करंट है वो 1/e टाइम्स हो मैक्सिमम करंट की। तो मैक्सिमम करंट कितनी आई आपकी 1 एम्पियर, तो 1/1 एम्पियर। इस लाइन को पढ़ो, व्हेन द करंट रीचेज 1/e ऑफ इट्स मैक्सिमम करंट। तो ये तो एनर्जी डेंसिटी दे रखी है उसने हमें इस वाली कंडीशन में कितनी, अल्फा पाई 1/e² जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा अब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है B²/2 म्यू नॉट, और इंडक्टर में जब करंट फ्लो करती है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B, उसकी वैल्यू होती है B बराबर म्यू नॉट एन आई। यहाँ एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो B की वैल्यू पुट करें तो म्यू नॉट का स्क्वायर n² I² डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट, इससे एक कैंसिल, तो 1/2 म्यू नॉट एन का स्क्वायर और आई का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं और जबकि यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है और लेंथ गिवन नहीं है, ये तो सेल्फ इंडक्टेंस है तो लेंथ गिवन नहीं है। तो अब जब लेंथ ही गिवन नहीं है तो यहाँ पे इसमें कुछ मिस्टेक है, आपको ये आपका टर्न पर मीटर होना चाहिए, ये स्मॉल n होना चाहिए बेटा। जब तक आप इसे स्मॉल n नहीं मानोगे तब तक सॉल्व नहीं आंसर नहीं आएगा। स्मॉल n आने मान लें अगर इसको तो 1/2 म्यू नॉट की वैल्यू कितनी 4 पाई 10⁻⁻⁷, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷ होती है और n की वैल्यू 10⁴ और उसका स्क्वायर हो रहा है तो 10⁸ और करंट दे रखा है हमें 1/e, तो 1/e और उसका स्क्वायर हो रहा है तो 1/e²। तो देखो यहाँ से ये 2 से कट गया 2 और ये हो गया आपका 20, तो 20 पाई 1/e² जूल पर मीटर क्यूब, और ये u हमें दे रखा है ये रहा अल्फा पाई 1/e², तो ये से कट गया और अल्फा की वैल्यू आ गई 20, तो अल्फा 20 आ गया। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था 20। अच्छा कुछ बच्चों को एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ऐसा याद होता है कि टोटल एनर्जी जो कि 1/2 Li² होता है
अपॉन वॉल्यूम। लेकिन जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है ना एल, इसका फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर और वॉल्यूम होता है। कुछ बच्चों को ऐसे भी याद होता है एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर, वॉल्यूम की जगह पे लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ। और एन अगर इसको चेंज करें ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए एल, तो ए एल से एल कट गया। तो ये ऐसे भी याद करते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, सेल्फ इंडक्टेंस ऐसे। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये एक ही बात है, ये वॉल्यूम के टर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो इसको अगर हम यूज़ कर लें यहाँ पर एल की जगह पे, तो 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर वॉल्यूम और आई स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम ही तो हैं, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।